Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in ETA series. Today we will discuss one of the very important topic, that is dipole moment. अब स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इस पे जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करता हूँ। जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम के दरमियान बने तो उन दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होती। जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता है, उन दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उस एटम के गिर्द ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट उस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जबकि दूसरे एटम पे जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो, मॉलिक्यूल हैविंग अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को स्टूडेंट क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल न हो। क्या मतलब? यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के ज़्यादा करीब हों और एक से दूर हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं और ये फिनोमेना पोलैरिटी कहलाता है। पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पोलैरिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है बाय डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बाय डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट ये आपका ईटा का एमसीक्यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसको दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। पहली डेफिनेशन, किसी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर चार्ज सेपरेशन की मेजर को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मेजर ऑफ चार्ज सेपरेशन ऑन ए कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। या स्टूडेंट इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्ज और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर मेओस है, या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एरो विथ क्रॉस टेल। एरो हेड होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। स्टूडेंट यहां पे एक पॉइंट याद रखना, ये एरो होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फ्रॉम एन एटम टू लोन पेयर। फ्रॉम एन एटम टू लोन पेयर इस एरो के हेड की डायरेक्शन होगी। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इनटू आर। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यू क्या चीज़ है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी बॉन्ड के जो दो एटम होते हैं उनमें किसी एक पे जो चार्ज होता है, अब चार्ज आपने उसका मैग्नीट्यूड लगाना है, सिर्फ प्लस माइनस साथ नहीं लगाना होता। यानी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लगाएंगे जो कि बराबर होता है n टू डिस्टेंस r। अब स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट के यूनिट क्या होते हैं? डाइपोल मोमेंट को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, जो हमारे पास नॉर्मल आम रूटीन में यूनिट यूज किया जाता है उसे हम डिवाई कहते हैं। डिवाई यूनिट बेसिकली CGS सिस्टम के अंदर है।
CGS सिस्टम के अंदर जो यूनिट होता है वो डिबाई होता है। डिबाई लिया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट पीटर डिबाई, जिसने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन डिराइव की थी। तो स्टूडेंट, डिबाई और कूलम मीटर में क्या रिलेशन है? 1 डिबाई बराबर होता है 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। 1 डिबाई बराबर होता है 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर हुआ करता है स्टूडेंट। एंड पे मैं इसमें कुछ और भी बातें करूंगा स्टूडेंट। अब बात करता हूं कि मेरे पास अगर हम क्या हो, चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर चार्ज को हम एक्सप्रेस करें और जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें, तो फिर हमारे पास वो डिबाई के बराबर होता है। अब हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जिन पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड करती है? स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अ नंबर ऑफ MCQs ईटा के अंदर आया करते हैं। तो पहला फैक्टर है मेरे पास, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास HF है, HCl है, HBr, HI है। इनमें किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? जिन दो के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ। अब अगर एक एटम सेम हो तो फिर दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, HCl में 0.9 है, यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 0.4 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, HF की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है HCl से, HCl की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है HBr से, HBr की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है HI से। ये पहला फैक्टर है स्टूडेंट। दूसरा फैक्टर है लॉन पेयर। याद रखना, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन पेयर। लॉन पेयर इंक्रीज द डाइपोल मोमेंट, ये आपका ईटा का MCQs होता है। फॉर एग्जांपल, HF के अंदर 3 लोन पेयर हैं, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन वाटर विच इज ग्रेटर देन अमोनिया। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा का क्या मतलब है स्टूडेंट? मेरे पास 3 आइसोमर है, एक आर्थो आइसोमर है, एक मेटा है, एक पैरा है। अब स्टूडेंट, ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा कहलाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा कहलाएगा, ये वाला एंगल जो होगा क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। अब थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी हमारे पास डाइपोल मोमेंट उतनी कम होती जाएगी। याद रखना, आर्थो आइसोमर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है मेटा के मुकाबले में, मेटा आइसोमर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है किसके मुकाबले में? पैरा के मुकाबले में। यानी अगर हमारे पास क्या हो, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो, हमारे पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो, हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो, आपसे पूछा जाता है किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, तो स्टूडेंट आर्थो आइसोमर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है किसके मुकाबले में? मेटा के मुकाबले में। मेटा आइसोमर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है किसके मुकाबले में? पैरा के मुकाबले में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट हैज इनवर्स रिलेशन विद व्हाट? थीटा। अब स्टूडेंट याद रखना, जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास H2 है, Cl2 है, हमारे पास Br2 है, हमारे पास S8 है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट क्या होगी स्टूडेंट? 0 होगी। अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में अगर डाई एटॉमिक हैं और 2 डिफरेंट एटम हैं, डाई एटॉमिक हैं, 2 डिफरेंट एटम हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हर हाल में होगी। यानी डाई एटॉमिक हेट्रो nuclear molecule always have some dipole moment. For example, HF, HCl, HBr, HI, carbon monoxide, all these molecules have some dipole moment. There is no heteronuclear diatomic molecule whose dipole moment is 0. कोई ऐसा हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो। ये आपका ईटा के अंदर MCQs हुआ करता है। अब स्टूडेंट, अगर हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक हो, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हो, अब यहां पे 2 बातें हो सकती हैं। हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम है वो एक जैसे हैं, लाइक CH4, लाइक BF3, लाइक PCl5, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और वो सिमेट्रिकल हैं और उनकी जो शेप है वो नॉर्मल है। नॉर्मल शेप कब होती है? नॉर्मल शेप उस वक्त होती है जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों अराउंड द सेंट्रल एटम। तो याद रखना, हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर हों, यानी सेंट्रल एटम के साथ सारे एक जैसे एटम अटैच हों और कोई लोन पेयर ना हो, उनकी शेप नॉर्मल हो, तो उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, लाइक CH4। अब CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके अगर 4 हाइड्रोजन है, सारे एक जैसे हैं, तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। अब कार्बन के गेट चारों के 4 बॉन्ड पेयर हैं, इसकी जो शेप होगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल शेप टेट्राहेड्रल होती है, लिनियर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, हमारे पास ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होती है, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होती है। ये शेप्स नॉर्मल शेप्स हैं। तो इन कंडीशन जिन मॉलिक्यूल की हो उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। फॉर एग्जांपल BF3 सेंट्रल एटम बोरान है, इसके अगर 3 एक जैसे एटम हैं तो ये सिमेट्रिकल हो गया। अब तीनों बोरान के गिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बॉन्डेड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शेप क्या है? नॉर्मल है, जो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास PCl5 है, तो PCl5 की जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है, पॉइंट समझना। PCl5 की जब मैं बात करता हूं तो PCl5 की सेंट्रल एटम फास्फोरस है, पांचों के 5 एक जैसे एटम है, सिमेट्रिकल हुआ। फास्फोरस के गिर्द पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। मतलब ये मॉलिक्यूल की शेप नॉर्मल है, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल है, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी। अब सुनिए जीरो कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास BF3 है, तो BF3 में मेरे पास BF3 की शेप ऐसी होती है। अब यहां पे हर इंडिविजुअल बॉन्ड की मोमेंट होती है, जिसे बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी स्टूडेंट पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है। इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड मोमेंट है। लेकिन जब इन बॉन्ड मोमेंट को वेक्टोरियल सम अप करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। जब इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो जीरो आएगा। 120 के एंगल पे जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर आएगा, तो स्टूडेंट्स की डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी। इसी तरह मेरे पास क्या है, मेरे पास जो मीथेन है, मीथेन के चारों बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट है। अब स्टूडेंट क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब स्टूडेंट क्या होता है, जब इन 4 बॉन्ड की मोमेंट को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे तो वेक्टोरियल सम अप क्या आएगा? वेक्टोरियल सम अप इन 4 बॉन्ड की मोमेंट का जीरो आएगा। तो इस तरह इसकी भी जो डाइपोल मोमेंट होगी क्या होगी? जीरो होगी। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है, मेरे पास PCl5 है, तो PCl5 की कुछ इस तरह शेप होती है। अब देखें ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये वाले लिनियर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में भी डाइपोल मोमेंट जीरो, लिनियर में भी जीरो। तो ये सारी बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है स्टूडेंट? जीरो हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास फैक्टर है, याद रखना, ऐसे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, ऐसे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, उनकी नेट डाइपोल मोमेंट, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ करती। लाइक वाटर है। अब वाटर की शेप अगर ऐसे मेरे पास शेप है तो स्टूडेंट ये 2 लोन पेयर हैं, इस पे क्या होगा, ये एक बॉन्ड मोमेंट, ये दूसरी बॉन्ड मोमेंट, ये मेरे पास तीसरी बॉन्ड मोमेंट, ये मेरे पास चौथी बॉन्ड मोमेंट। अब ये सारी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। जब भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, सिमेट्रिकल हो, लेकिन सेंट्रल एटम पे सारे बॉन्ड पेयर ना हो, कुछ बॉन्ड पेयर कुछ लोन पेयर हो, ऐसे मॉलिक्यूल की शेप एबनॉर्मल शेप कहलाती है। तो जिन मॉलिक्यूल की शेप एबनॉर्मल हो
उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ करती, उनकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हुआ करती है। 99% मॉलिक्यूल पे ये वाली अजम्पशन पूरी होती है। एक दो एक्सेप्शंस हैं, उसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास अमोनिया है, तो अमोनिया में जब हम देखते हैं तो ये मेरे पास अमोनिया की शेप होती है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 बॉन्ड मोमेंट है और ये चौथी बॉन्ड मोमेंट है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। जब इनको हम वेक्टोरियल सम अप करते हैं कुछ ना कुछ बॉन्ड मोमेंट बनती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, सेंट्रल एटम पे जब लोन पेयर हो तो उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हुआ करती है, सवाए एक दो एक्सेप्शन के, जो मैं स्टूडेंट क्या कर दूंगा, लेटर ऑन बात कर लूंगा जी। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट है, याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 तरह के आइसोमर होते हैं। एक को हम सिस आइसोमर कहते हैं, एक को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो सिस और ट्रांस आइसोमर में से सिस की डाइपोल मोमेंट जनरली ज्यादा होती है, ट्रांस की डाइपोल मोमेंट या तो 0 होती है या सिस से कम होती है। 0 किन केस में होगी, कम किन केस में होगी, इसको मैं लेटर ऑन क्या करूंगा स्टूडेंट, एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। आज मेरी सेकंड ईयर की वीडियो भी आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसे भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर किया जाता है? डाइपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है बाय अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडेंसर। डाइपोल मोमेंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक कंडेंसर कहते हैं। इलेक्ट्रिक कंडेंसर 2 मेटालिक प्लेट्स होती हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन प्लेट्स को चार्ज कर देते हैं। जब इन प्लेट को चार्ज करते हैं तो इन प्लेट्स के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब स्टूडेंट ये प्लेट्स हमारे पास चार्ज हो गई हैं, इनके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सर्टेन वैल्यू है। वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की है और इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है। अब इसमें वो सब्सटेंस डालेंगे जिसकी डाइपोल मोमेंट मालूम करनी हो कि सब्सटेंस उस डाइपोल मोमेंट इज टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट। अगर वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस पोलर हुई, वो अपने आप को इस तरह ओरिएंट करेगी इन प्लेट्स के अंदर कि उस सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाएगा, कि वो सब्सटेंस अपने आप को यहां पे इस तरह ओरिएंट करेगी कि उसके नेगेटिव पोल पॉजिटिव प्लेट ऑफ पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे। इस ओरिएंटेशन की वजह से, इस मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन की वजह से प्लेट्स और मॉलिक्यूल के अपोजिट एंड के दरमियान इंट्रैक्शन होगी। इन इंट्रैक्शन से जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जब अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कमी होगी, अप्लाइड वोल्टेज में जो कमी होगी वो नोट कर लेंगे। अब हमारे पास 2 तरह की वोल्टेज आ गई। एक स्टार्ट में जो वोल्टेज हमने अप्लाई की थी जब प्लेट चार्ज की थी, जब अभी इसमें स्पेस थी, अभी इसमें कोई भी हमने मीडियम नहीं डाला था, अभी इसमें कोई भी मॉलिक्यूल हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। अब जब मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर दिए उसके बाद जो वोल्टेज में कमी आने के बाद वोल्टेज आई, रेड्यूस वोल्टेज, वो भी नोट कर लेंगे। इन दोनों वोल्टेज की मदद से इनिशियल वोल्टेज एंड वोल्टेज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की रेशियो ले लेंगे। इस प्रॉपर्टी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होगी।
डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगी। एप्सिलॉन की वैल्यू यूज करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस की डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे कि उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है। स्टूडेंट याद रखना, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा विद अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज नहीं आएगी। ऐसे मॉलिक्यूल की, ऐसी सब्सटेंस की डाइपोल मोमेंट हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो स्टूडेंट ये था मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब इसकी एप्लीकेशन पे बात करके फिर कुछ इसकी ट्रिक्स आपको सिखाता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और एंड तक मेरे साथ रहिएगा। स्टूडेंट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं और ईटास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहली एप्लीकेशन है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें डाइपोल मोमेंट से मिलती है। इसका फार्मूला होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मतलब स्टूडेंट इस इक्वेशन का? डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व का मतलब है जो प्रैक्टिकली मेजर की गई ये वैल्यू आपको दी जाएगी। अब डाइपोल मोमेंट आयनिक, आप जो मॉलिक्यूल है उसको 100% आयनिक समझते हुए कैलकुलेट करेंगे। उसमें से किसी एक चार्ज की वैल्यू ले लेंगे और इनके दरमियान डिस्टेंस आपको दिया होगा, तो आप उस चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, जो चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेना है और जो डिस्टेंस होगा वो सेंटीमीटर में लेना है। आपको जिसमें भी दिया हो सेंटीमीटर में ले लिया करें उसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज का होगा इनटू सेंटीमीटर डिस्टेंस का यूनिट होगा। इसको 10⁻⁻18 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बन जाएगा। यानी बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट एक डिवाइड बराबर होता है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू व्हाट? सेंटीमीटर। एक डिवाइड हमारे पास इसके बराबर होता है। अब हमने जो करना क्या है, हमने जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है उसमें चार्ज का यूनिट हमने क्या लेना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और डिस्टेंस का यूनिट क्या लेना है? सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ट्रिक सीख लें। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, ये बात आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क भी बताता है। बाज़ दफ़ा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क याद होता है तो आप कैलकुलेशन के बगैर भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटमों में 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट परसेंट आयनिक कैरेक्टर 0 होगा। जब परसेंट आयनिक कैरेक्टर 0 होगा डाइपोल मोमेंट 0 होगी। याद रखने एक पॉइंट, जब भी परसेंट आयनिक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी डाइपोल मोमेंट होगी। जितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। दो एटमों के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0.9 हो तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर 17 होता है। दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क अगर 1 हो, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 22 होता है। दो एटमों के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.6 हो तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर 47 होता है। अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 हो, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50 होता है। दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.9 हो, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 59 होता है। दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क अगर 2 हो तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर 63 होता है। दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क अगर 3.2 हो, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 92% होता है। याद रखना, कोई बॉन्ड भी 100% आयनिक कभी हो ही नहीं सकता, यानी परसेंट आयनिक कैरेक्टर कभी 100% नहीं हो सकता। जब परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50% से नीचे हो बॉन्ड कोवेलेंट होता है। जब परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50% से ऊपर हो तो वो बॉन्ड बेसिकली आयनिक हुआ करता है। स्टूडेंट ईटा के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन HCl if डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व इज 1.03 dBi एंड बॉन्ड लेंथ इक्वल टू 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब जब इस तरह के एमसीक्यूज आए तो डाइपोल मोमेंट आपको ऑब्जर्व दी हुई है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डाइपोल मोमेंट आयनिक कैलकुलेट करनी होगी। डाइपोल मोमेंट आयनिक क्या होती है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब बॉन्ड लेंथ का मतलब है दो बॉन्डेड एटम के दरमियान डिस्टेंस
इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन आयनिक डाइपोल मोमेंट, आयनिक में हम इन चार्जेस को परफेक्ट चार्ज लेते हैं, 100% आयनिक इस कंपाउंड को हम समझ लेते हैं, यानी ये परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज, ये परफेक्ट नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट जब भी डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी हो, याद रखना आपने जो चार्ज लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेना है, और जो डिस्टेंस लेना है वो सेंटीमीटर में लेना है। तो डाइपोल मोमेंट आयनिक इक्वल टू चार्ज की क्या वैल्यू होती है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू आर की वैल्यू हमें दी हुई है 1.275 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के बजाय अगर हम सेंटीमीटर लिखें 10⁻⁸ सेंटीमीटर, चूंकि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। डाइपोल मोमेंट आयनिक बराबर हो जाएगी 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा, -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। स्टूडेंट याद रखना 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर एक डिवाई के बराबर होता है। इसको हटाकर हम डिवाई लगा देंगे, तो डाइपोल मोमेंट आयनिक हमारे पास आएगी 4.8 इंटू 1.275 डिवाई, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर अगर हमारा आंसर आए और ऊपर ये ना आए तो फिर क्या करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर वाला जो वैल्यू आए उसको 10⁻⁻18 से डिवाइड कर देना। 10⁻⁻18 से जब आप डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो डिवाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि 10⁻�18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर था, तो ये एक डिवाई के बराबर है, इसको हटाकर हमने डिवाई लगा दिया। याद रखना 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर भी एक डिवाई के बराबर होता है। तो ये बात आपका एमसीक्यूज आता है कि 1 डिवाई इक्वल टू एक दिया होता है 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, एक दिया होता है 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, बोथ एंड भी नन ऑफ दीज। अब आपने सिर्फ एक पढ़ा होता है तो आप एक पे लगा के आ जाते हैं, तो स्टूडेंट इसका ख्याल रखना। स्टूडेंट ये डाइपोल मोमेंट आयनिक आ गई। अब परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर होगा डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंट आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व कितनी थी 1.03, 4.8 इंटू 1.275 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, अगर मेरे पास ये, इसको मैं 5 ले लेता हूं, अगर मेरे पास ये 5 हो तो 20 हो जाएगा, 20 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है 17, एक ऑप्शन दिया हुआ है 50, एक ऑप्शन दिया हुआ है 62, एक ऑप्शन दिया हुआ है 71। अब ज़रा गौर करना, अगर इसको मैं 5 ले लेता हूँ, ये 5 पॉइंट समथिंग होगी बेसिकली। देखें स्टूडेंट, ये 1 और ये 4 है, 5, ये 6 के करीब बनता है तकरीबन। अगर मैं इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट मल्टीप्लाई करके देखूं तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.27 तो ये 6 बनता है। अब देखें ये वाली चीज़ 6 बनती है, तो 6 को जब इस समय मल्टीप्लाई करूंगा तो राउंड अबाउट 16 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। 1.03 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17% आ जाएगा। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 17% हमारा आंसर आ जाता है। तो ये तरीका होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने का। दूसरी एप्लीकेशन पे बात करता हूं स्टूडेंट। दूसरी एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल की 2 या 2 से ज़्यादा शेप पॉसिबल हों तो करेक्ट शेप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ डाइपोल मोमेंट। कैसे? फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की 2 शेप पॉसिबल हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की 2 शेप पॉसिबल हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल की शेप लिनियर पॉसिबल है, एक वाटर मॉलिक्यूल की शेप एंगुलर पॉसिबल है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस बांड की डाइपोल मोमेंट और इस बांड की डाइपोल मोमेंट बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में है। लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लिनियर स्ट्रक्चर के मुताबिक वाटर की डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए 0 डिवाई। अब स्टूडेंट यहां पे जब देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहां पे 2 लोन पेयर भी हैं। स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर के मुताबिक वाटर की डाइपोल मोमेंट 0 नहीं बनती,
चूंकि ये नॉर्मल शेप नहीं है, बेंड शेप नॉर्मल शेप नहीं है। तो वाटर की प्रैक्टिकली जब हम डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं 1.84 डी आती है। तो वाटर की कौन सी शेप होगी? वाटर की एंगुलर शेप होगी। अब स्टूडेंट एंगुलर शेप क्यों होगी? चूंकि लिनियर शेप में दो बांड की बांड मोमेंट बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसके मुताबिक जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं होती। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। एक ज्योमेट्री पॉसिबल है लीनियर, एक ज्योमेट्री पॉसिबल एंगुलर। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इसकी डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं। जब प्रैक्टिकली इसकी डाइपोल मोमेंट मालूम करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, इसके मुताबिक इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए थी। क्योंकि दोनों बांड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, इस केस में दो बांड मोमेंट बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। डाइपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए? जीरो डिवाई। इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो डिवाई। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट क्या आती है स्टूडेंट? प्रैक्टिकली जब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट जीरो डिवाई आती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो लीनियर शेप होती है वो क्या हो जाती है? कंफर्म हो जाती है। अब स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगी। डाई एटॉमिक हेट्रोमॉलिक्यूल हो, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ऑलवेज होगी। यही वजह है कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर है। इसी तरह स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड है। अब देखें सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता है। अब इसकी भी दो ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक ज्योमेट्री लीनियर पॉसिबल है, एक ज्योमेट्री एंगुलर पॉसिबल है। तो जब हम इसकी डाइपोल मोमेंट देखेंगे, अगर इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो आ गई तो लीनियर शेप होनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट 1.62 डिवाई आती है। तो फिर कौन सी शेप होगी? फिर एंगुलर शेप होगी। स्टूडेंट ये थी कुछ एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स पे बात करता हूं, कुछ टेक्निक समझाता हूं और फिर आज का सेशन खत्म करता हूं। स्टूडेंट बात करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। Ab2 टाइप, यानी सेंट्रल एटम है, उसके साथ दो एक जैसे बी एटम अटैच हैं। जब भी हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हों, उनमें दो बातों का ख्याल करना। पहली बात क्या है कि आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब है कि सेंट्रल एटम के राउंड सारे एटम एक जैसे हों और उनमें कोई लोन पेयर ना हो। जब उनमें लोन पेयर नहीं होती, ज्योमेट्री नॉर्मल होती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिस मर्जी फार्मूले वाले हों उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है स्टूडेंट। तो Ab2 टाइप, Ab3 टाइप, Ab4 टाइप, Ab5 टाइप, Ab6 टाइप, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सारे सिमेट्रिकल हैं। इन सब के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इन सब मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होगी? जीरो होगी। ये एक ट्रिक याद रखना। Ab2 टाइप की ऐसी शेप होती है, इसकी एग्जांपल है BCl2, CO2, C2H2, ऑल दीज हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। Ab3 टाइप की ऐसी शेप होती है, इसको पढ़ते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। जब ट्राइगोनल प्लेनर शेप और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब ये तीनों एटम एक जैसे हों, याद रखना बॉन्ड एंगल 120, ऑलवेज डाइपोल मोमेंट जीरो। एग्जांपल है स्टूडेंट BF3, BI3, BR3 या BH3 वगैरह। इस तरह स्टूडेंट Ab4 टाइप, Ab4 टाइप हो, सारे बॉन्ड पेयर और सिमेट्रिकल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। एग्जांपल है CCl4, SiH4, CH4, SiF4, इन सब की भी डाइपोल मोमेंट क्या होगी स्टूडेंट? जीरो होगी। इसी तरह स्टूडेंट Ab5 टाइप मॉलिक्यूल है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी, सिमेट्रिकल है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, नॉर्मल ज्योमेट्री है, नॉर्मल शेप है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। एग्जांपल है PCl5, PBr5। Ab6 टाइप, सारे बॉन्ड पेयर और सिमेट्रिकल, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, SF6, इन सब की डाइपोल मोमेंट क्या होगी स्टूडेंट? हमेशा जीरो होगी। अब स्टूडेंट इसी को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। याद रखना, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो, उसके सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर हो, तो स्टूडेंट उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हुआ करती है। यानी हमारे पास क्या हो, Ab2 साथ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास है स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड, क्या इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी स्टूडेंट? मेरे पास स्टेनस क्लोराइड है, एक इसमें लोन पेयर होता है।
अब इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसी है, इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसी है, इन दोनों बांड की डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डाउनवर्ड है। चूंकि डाइपोल मोमेंट एटम से लोन पेयर की तरफ होती है, ये अपवर्ड है, तो ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। चूंकि इसकी डाइपोल मोमेंट और टाइप की है, ओवरऑल ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हुआ करेगी। चूंकि हमारे पास इस बांड की डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है, तो जब इसको हम 120 के एंगल पे रख के हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर नहीं आएगा, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास वाटर होता है, वाटर में दो लोन पेयर हैं। जब भी लोन पेयर हो सेंट्रल एटम के ऊपर और उसके साथ कोई बांड पेयर हो, उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, सवाए दो एक्सेप्शन के। स्टूडेंट याद रखना वो दो एक्सेप्शन कौन सी हैं, बाकी आप जनरलाइज कर लेना। दो एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। एक एक्सेप्शन मेरे पास है ज़ीनान डाइफ्लोराइड। ज़ीनान डाइफ्लोराइड में हमारे पास क्या होता है, ज़ीनान डाइफ्लोराइड हमारे पास। तो स्टूडेंट ज़ीनान डाइफ्लोराइड की शेप कैसे होती है? ज़ीनान डाइफ्लोराइड के पास 3 लोन पेयर होते हैं और आपको मैंने पढ़ाया है कि वो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। एक यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा, एक यहाँ पे करेगा, एक यहाँ पे करेगा। अब देखें ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अगर सारी डाइपोल मोमेंट एक जैसी हो, उनका वेक्टोरियल सम अप 0 आता है। इस लोन पेयर की जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इनको जब वेक्टर हेड टू टेल के मुताबिक ऐड करेंगे 0 आएगा। इस बांड की जो डाइपोल मोमेंट है, इस बांड की जो डाइपोल मोमेंट है, बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। तो ये वाहिद मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0 होगी, ऑल दो इट कंटेन लोन पेयर। इसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल भी है, दैट इज ज़ीनान व्हाट टेट्राफ्लोराइड। तो ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड में 4 बांड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। आपको मैंने ये सिखाया है लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरी आपने वीडियो नहीं देखी, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका लिंक वहां से आप देख लें। तो इसकी हमारे पास ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है। अब स्टूडेंट ये बांड डाइपोल मोमेंट, ये बांड की डाइपोल मोमेंट, इस बांड की डाइपोल मोमेंट, इस बांड की डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इस लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट, इस लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगी। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 2 मॉलिक्यूल एक्सेप्शन के तौर पे आपने अपने पास याद रखने हैं। फिर स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया है कि सिस की डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस से, सिस की डाइपोल मोमेंट जनरली ट्रांस से ज़्यादा होती है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना ये हमेशा के लिए रूल नहीं है, याद रखना ये हमेशा के लिए रूल नहीं है। कुछ और इस डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें बताता हूँ। स्टूडेंट मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। पहला मेरा ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा मेरा ऑप्शन है 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तीसरा मेरा ऑप्शन है, कहते हैं कौन सा इनमें नॉन पोलर है, तीसरा मेरा ऑप्शन है आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, चौथा मेरा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो स्टूडेंट पास करके, वीडियो को पास करके इसका आप खुद ऑप्शन बताएं, इनमें कौन सी नॉन पोलर है, किसकी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखना जब बेंजीन नॉन पोलर होता है, जब बेंजीन पे कोई एक ग्रुप लग जाए एलोजन का या हाइड्रॉक्सिल का, वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। इस बांड की डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा बांड मौजूद नहीं है, इट्स अ पोलर, ये तो नॉन पोलर नहीं है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आर्थो वाले नॉन पोलर नहीं हुआ करते। अब स्टूडेंट हमारे पास या तो ये ऑप्शन बनेगा या ये ऑप्शन बनेगा। याद रखना हमारे पास ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर जब 2 क्लोरीन लगेंगे, इनका बांड मोमेंट का प्लेन सेम नहीं होगा। ये किसी और प्लेन में बांड मोमेंट होगी, ये किसी और में बांड मोमेंट होगी, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। आर्थो पैरा पोजीशन वाली आपस में कैंसिल कर सकते हैं जब बेंजीन रिंग हो। तो ये तो बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये एक दूसरे की बांड मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते चूंकि इनका प्लेन एक नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखना, तो ये भी आप इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी, ये अक्सर MCQs आया करता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, आपका ऑप्शन इस केस में नन ऑफ दीज होगा। फिर स्टूडेंट एक और MCQs इस तरह का याद रखना, हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, एक और मेरे पास ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलर।
कौन सा पोलर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलर? स्टूडेंट मेरा ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सा पोलर नहीं है। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है सी, डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन। मेरा दूसरा ऑप्शन है कि कौन सा पोलर नहीं है, सी, डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन, यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये मेरा दूसरा है। तीसरा मेरा ऑप्शन है स्टूडेंट, ये मेरा तीसरा ऑप्शन है जी, हाइड्रोकिनोन जिसे कहते हैं, सी। और चौथा ऑप्शन है बोथ एंड बी, सॉरी बोथ बी एंड सी। कौन सा पोलर नहीं है, यानी कौन सा नॉन पोलर है, किसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है? स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास सिज है, तो इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। स्टूडेंट इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं जी। अब इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, इस बांड की डाइपोल मोमेंट ऐसे, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो स्टूडेंट ये नॉन पोलर है। अब एक तो स्टेब्लिश हो गया नॉन पोलर बी। अब सी पे आए स्टूडेंट, ये बेंजीन रिंग है, इस बांड की डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इस बांड की डाइपोल मोमेंट इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या ये भी नॉन पोलर होगा? स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये वाले बांड की डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी बांड है, इस बांड की और इस बांड की डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होगा। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, नॉन पोलर हमारा सिर्फ ऑप्शन बी बनेगा, याद रखना स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और बात याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ा करती है। पीरियड में जब हम जाएंगे हाइड्राइड, अमोनिया, वाटर, HF, तो HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर वाटर की, फिर अमोनिया की। ग्रुप में जब आएंगे तो नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट कम होगी, यानी मैं ग्रुप 6 की बात कर लेता हूँ, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड, टेलरियम हाइड्राइड। तो स्टूडेंट याद रखना, वाटर की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, हाइड्रोजन सल्फाइड की कम, सेलेनियम हाइड्राइड की कम और टेलरियम हाइड्राइड की और कम होती है। अब स्टूडेंट एक और एक्सेप्शन आपको बताता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। इसलिए कहा जाता है कि आप ऑथेंटिक टीचर के साथ जाइएगा। बाद दफ़ा आप जाते हैं, यहाँ पे लोग इधर उधर से चीज़ें ले आते हैं, लेकिन उनको डीप कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, फिर आपको मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लिखूँ कि किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, मेरे पास है CH3F, मेरे पास है CH3Cl, मेरे पास है CH3Br, मेरे पास है CH3I। स्टूडेंट ये कई बार आ चुका है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो स्टूडेंट जरा गौर करें, डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, चार्ज और डिस्टेंस। चार्ज ज़्यादा होने से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होने से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। 99% केस में सिर्फ चार्ज हम देखा करते हैं। अब स्टूडेंट इसके हिसाब से अगर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो काज कर रहा है वो सिर्फ एक बांड कर रहा है, कौन सा? दैट इज कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। अब जनरल रूल के मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी, इसकी कम, इसकी और कम। लेकिन यहाँ पे दोनों फैक्टर कंपीट करते हैं, चार्ज भी और डिस्टेंस भी। चार्ज और डिस्टेंस का जो कंबाइन इफेक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? वो ये आ जाएगा कि हमारे पास इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, जिसकी ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, जिसकी ज़्यादा होगी आयोडीन से। यहाँ पे ये एक और एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दी, तो इसके लिए आपने स्टूडेंट क्या करना, ख्याल करते रहना जी। फिर स्टूडेंट एक और इसी तरह के पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट को अपने पास नोट कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दीज टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दीज टू। इन दोनों की डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या बात ठीक है? पहला ऑप्शन दिया इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, या इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाइपोल मोमेंट। 1 is greater than 2, 2 is greater than 1, 1 is equal to 2, all of these। मेरे पास ये दो दिए हुए हैं स्टूडेंट, आपने खुद बताना है किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। पहली नजर में देखते हुए आप इस वीडियो को पास करें, खुद सॉल्व करें किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। आप जरा गौर करना, याद रखना हर वक्त जनरल रूल नहीं लगाना। मेरे पास NH3 है स्टूडेंट, इस बाण की डाइपोल मोमेंट इधर, इस बाण की डाइपोल मोमेंट इधर, इस बाण की डाइपोल मोमेंट इधर, इस बाण की डाइपोल मोमेंट इधर। मेरे पास याद रखना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.9 का फर्क है। कितने का फर्क है स्टूडेंट? 0.9 का फर्क है। अब यहां पे आ जाएं, नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब देखें ये बाण की डाइपोल मोमेंट इधर, बाकी बाण की डाइपोल मोमेंट नीचे। अब ये ऊपर वाले बाण की जो डाइपोल मोमेंट है नीचे वाली डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के अपोजिट है, कुछ ना कुछ इसको डिक्रीज करेगी। जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो सबका जमा नहीं होगी, 3 जमा हो रही है, एक उसमें से सब्सट्रैक्ट, एक उसमें से माइनस हो रही है। यहाँ पे देखें सारी जमा हो रही हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से तो इसकी ज़्यादा बननी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रक्चर ये प्रेडिक्ट करती है कि NH3 डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन NF3। ऑप्शन है इज करेक्ट वन। ये एक और एक्सेप्शन है स्टूडेंट, इसको भी आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है जी। अब स्टूडेंट एक पॉइंट और याद रखना, हमारे पास एक पॉइंट और याद रखना है आपने कि जब भी आप डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाए किसकी ज़्यादा किसकी कम है, आपने इन सारे एस्पेक्ट को देखना है। कैलकुलेशन वाले MCQs कैसे करने हैं, ये वाले MCQs कैसे करने हैं, आपके लेवल पे जितनी डिटेल थी मैंने बता दी। आर्थो वाले की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है मेटा से, मेटा वाले की ज़्यादा होती है पैरा से। इसमें मैंने थीटा का रिलेशन बताया है आपको कि डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा का क्या रिलेशन होता है। इसके साथ ही स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हुआ। चैप्टर नंबर 3 का एक छोटा सा आर्टिकल है, वो चैप्टर 10 में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी वो इस चैप्टर के प्रीवियस ईटा MCQs पे आएगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको आपने कुछ इससे सीखा या नहीं सीखा। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब भी करें। आज की इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट की, तो आप उसे भी लाजमी देखा करें। थैंक यू वेरी मच।